हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का जो है ये दूसरा लेक्चर इनकम फ्रॉम सैलरी का, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में यानी कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि सैलरी क्या होता है। सैलरी का मतलब होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, वो ही सैलरी कहलाता है। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे सैलरी में ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल, यानी कि सैलरी या तो ड्यू हो जाए या फिर रिसीव ही हो जाए, दोनों में जो पहले हो जाए वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने फॉर्मेट को भी देखा था कि किस तरह का इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं और उसी फॉर्मेट के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, सम्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग अलाउंसेस का मतलब समझेंगे। अलाउंसेस क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि अलाउंसेस का मतलब होता है दोस्तों कैश बेनिफिट या फिर मॉनेटरी बेनिफिट। अलाउंसेस का मतलब एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब मालिक, बिजनेस का मालिक, जो बिजनेस का मालिक जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को, अपने वर्कर को जो पैसा देता है कैश में, कैश के रूप में आपको जो बेनिफिट देता है वो कैश बेनिफिट या मॉनेटरी बेनिफिट कहलाता है और उसको हम लोग अलाउंसेस बोलते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो कैश के रूप में नहीं होते हैं, जो हमें एसेट्स बेनिफिट के रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए घर भाड़ा ना देकर घर ही दे दिया रहने के लिए, मान लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा ना दे करके हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट ही करवा दिया, कैंटीन में खाना खिला दिया, तो ये सब क्या, इसमें तो पैसा नहीं मिलता है लेकिन ये क्या हो जाता है, एसेट्स बेनिफिट। इसको हम लोग टैक्स के भाषा में परक्यूजिट्स बोलते हैं, परक्यूजिट्स। टैक्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, परक्यूजिट्स। तो चलिए हम लोग अलाउंसेस का मीनिंग समझते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए देखिए अलाउंसेस, ध्यान दीजिएगा और बहुत ही बारीकी से देखना होगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं बहुत ही इजी कर दूंगा इनकम फ्रॉम सैलरी को। चलिए देखिए मीनिंग ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अलाउंसेस का मतलब होता है मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब इंप्लॉय को मिलने वाला वो बेनिफिट जो मनी के फॉर्म में मिलता है, मनी के फॉर्म में मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंसेस इज अ फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट। अलाउंसेस एक फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट है पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो कि कौन पे करता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बोले तो मालिक, मालिक टू द एम्प्लॉय, किसको पे करता है, अपने एम्प्लॉय को, फॉर मीटिंग सम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, वेदर, यहाँ पे ये वेदर नहीं होगा, WE नहीं होगा, ठीक है, वेदर WHETHR, ठीक है, वेदर पर्सनल और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, समझिए अलाउंसेस का मतलब एक फिक्स मॉनेटरी अमाउंट होता है, मतलब एक फिक्स अमाउंट जो अपने एम्प्लॉय को कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है, किस लिए, तो फॉर मीटिंग सम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, कुछ खर्चों को बियर करने के लिए, कुछ खर्चों को उसको मीट करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये HRA दे देता है हाउस रेंट अलाउंसेस, जैसे मान लीजिए अपने एम्प्लॉय को वो घर नहीं दे पाता है ना मित्रों, तो वो घर ना दे करके उसे क्या दे देता है, घर भाड़ा दे देता है, जिसको टैक्स के लैंग्वेज में हाउस रेंट अलाउंसेस बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हाउस रेंट अलाउंसेस क्या हो गया, मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, फॉर मीटिंग द सम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, वेदर पर्सनल, वो पर्सनल भी हो सकता है उसका, और परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, या फिर उसके ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उसको मिल जाए। जैसे आप जानते होंगे कि अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन कर देता है, एक लिमिट होता है प्रोडक्शन का, उससे अगर कोई ज्यादा प्रोडक्शन कर देता है तो उसका एफिशिएंसी ज्यादा माना जाता है, एक्सपर्ट बंदा माना जाता है, तो उसको कंपनी अलग से बोनस देती है, बोनस। तो बोनस भी क्या हो गया, अलाउंसेस हो गया, मॉनेटरी बेनिफिट हो गया एक तरह से। ठीक है, तो पर्सनल बेनिफिट दे या उसके ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए दे बेनिफिट, सब का सब मॉनेटरी बेनिफिट अलाउंसेस कहलाता है। ओवरऑल दोस्तों आपको बस एक ही लाइन याद रखना है, कैश के रूप में अगर कोई फायदा मिल रहा है, हर वो फायदा जो कैश के रूप में पैसा के फॉर्म में मिल रहा है, रुपया के फॉर्म में मिल रहा है, बस वो क्या कहलाएगा, अलाउंसेस कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आइए टाइप्स ऑफ अलाउंसेस हम लोग देखेंगे कि अलाउंसेस कितना टाइप का होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ अलाउंसेस, ध्यान दीजिएगा एकदम, यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यहीं से अब चैप्टर पूरा तरह से एकदम क्या होगा, एक्सपेंड किया जाएगा चैप्टर को। ये देखिए कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं, जैसे एक नंबर देखिए,
जो फुल्ली टैक्सेबल क्या होते हैं, पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं। मतलब अगर इंप्लॉयर यानी कि मालिक अपने इंप्लॉय को कुछ ऐसा पेमेंट या बेनिफिट देता है, वो बेनिफिट पूरा तरह से टैक्सेबल होता है, पूरा तरह से फुल्ली टैक्सेबल होता है। सर जैसे सर बताइए ना क्या क्या होता है, क्या रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए तब समझ में आएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा चीज है जो फुल्ली टैक्सेबल होता है, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं बता भी दूं तो आपको क्या समझ में आएगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, बता देंगे। कुछ ऐसे भी अलाउंसेस होते हैं जो फुल्ली एग्जम्प्टेड होते हैं। सर एग्जम्प्टेड का मतलब होता है माफ होते हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, वो मिलता तो है एम्प्लॉय को, लेकिन सरकार उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाती है, वो पूरी तरह से माफ होते हैं, पूरी तरह से माफ होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल, क्लियर, कुछ ऐसे होते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फुल्ली एग्जम्प्टेड होते हैं, पूरी तरह से माफ होते हैं। तीसरा, एग्जम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड। तीसरे ऐसे अलाउंसेस होते हैं कुछ जो एग्जम्प्ट होते हैं, यानी कि माफ होते हैं। कितना माफ होते हैं, अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जितना आप खर्चा करते हैं, इंप्लॉय जितना खर्चा करता है उतना माफ होता है, और जो बच जाता है सरकार उसके ऊपर क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है। सपोज आप मान के चलिए, आपको समझाने के लिए हम आपको बता दें, मान के चलिए कि ये रहा कंपनी मेरा कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में ये मेरा कंपनी रहा, मान लीजिए हम कंपनी में काम करते हैं। इसका एक ब्रांच मान के चलिए आसनसोल में है, आसनसोल में, ठीक है, आसनसोल में। कंपनी ने हमें कहा हम मिस्टर एस है, मिस्टर एस, ठीक है, मेरा नाम सोनू है तो इसलिए मिस्टर एस लिख दिए, ठीक है, आपको तो पता ही होगा। तो मैं एक एम्प्लॉय हूं कोलकाता में कंपनी में। कंपनी के मालिक ने कहा कि आप एक काम करो, मैं आपको ना 1,000 रुपया दे रहा हूं, 1,000 रुपया मैं आपको दे रहा हूं, और ये 1,000 रुपया आप लीजिए, और हाँ एकदम एसी बस का टिकट कटाइए, 300 रुपया का एसी बस का टिकट कटाइए आने का, और 300 रुपया जाने का, और आप चल जाइए कहाँ, आसनसोल चल जाइए, और कुछ आपको काम बोल रहा हूं उस कंपनी में जाके ये काम आप करके निपटा के एक दिन में आ जाइएगा, सुबह जाइएगा रात तक आ जाइएगा। 300 रुपया आने के लिए बढ़िया एसी बस में टिकट कटा लीजिएगा, और जाने के लिए भी टिकट कटा लीजिएगा, ठीक है। कंपनी के मालिक ने हमें कहा। अब हुआ क्या, और बोला कि 400 जो बचेगा इसे आप खा लीजिएगा, आप लंच कर लीजिएगा, नाश्ता कर लीजिएगा, ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। 1,000 आप हमको किसने दिया, कंपनी के मालिक ने। अब देखिए हमने क्या किया, 1,000 रुपया लिया, और इंटरसिटी एक ट्रेन होता है, इंटरसिटी देखिएगा आप, इंटरसिटी सुबह सुबह जाता है, तो 100 रुपया लगता है, 100 रुपया में हमने इंटरसिटी का टिकट कटाया, 100 रुपया जाने का, और 100 रुपया क्या करने का, आने का, यानी कि 200 रुपया में हम आसनसोल से आ गए और चल गए, ठीक है। अब इसमें हमने मान लीजिए 200 रुपया खाना खाया, तो टोटल 400 में मैंने काम निपटा दिया, जबकि मालिक ने कितना दिया था, 1,000। तो सरकार क्या करेगी, 600 रुपया जो हमने बचा लिया वो थोड़ी ना हम मालिक को दे देंगे, मालिक को तो लौटाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं ये 600 रुपया पे सरकार क्या लगा देगी, टैक्स लगा देगी, टैक्स। इसीलिए बोला गया है एग्जम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, उतना ही माफ होगा जितना आप खर्चा करेंगे, जो आप अपने पॉकेट में बचा लेंगे उस पे सरकार क्या लगा देगी, टैक्स लगा देगी, टैक्स। तो बताइए एग्जम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ कि नहीं। ये देखिए जितना 400 रुपया हमने खर्चा किया इतना माफ हो गया, और 1,000 में जो 600 रुपया हमने बचा लिया उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, टैक्स। सर क्यों टैक्स लगाया, क्योंकि ये बेनिफिट हो गया जो इंप्लॉयर ने हमें दिया। तो बताइए ये इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप हुआ कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप हुआ। सर सरकार को कैसे पता चलेगा कि हमने बचा लिया, सब कुछ पता चलता है सरकार को, वो सब मत जानिए, सब कुछ पता चलता है सरकार को, ठीक है। आइए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए अब ये देखिए, तो 3 तरह का हो गया, और चौथा एक देख लीजिए, चौथा पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जम्प्टेड। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ हिस्सा उसका, कुछ हिस्सा मतलब पार्शियली बोले तो कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है, और कुछ हिस्सा उसका क्या होता है, माफ होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा है, कुछ अलाउंसेस ऐसा है, जैसे मान लीजिए 2,000 मिला तो उसका ना रूल है कि इतना हमेशा उसमें माफ रहेगा, और जो बचा इतना उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो सर कितना माफ रहेगा, फिर हड़बड़ी नहीं, पेशेंस रखिए, मैं आपको बता दूंगा, बस इतना ध्यान से सुन लीजिए फिर से एक बार। कुछ
अलाउंसेस होते हैं जो पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से क्या होते हैं, माफ होते हैं, पूरी तरह से माफ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं उतने ही माफ होते हैं जितने हम खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, और कुछ ऐसे होते हैं आप खर्च कीजिए चाहे नहीं, वो अगर आपको मिला तो उसका कुछ हिस्सा पे टैक्स लगेगा और कुछ हिस्सा पे क्या होगा, वो माफ हो जाएगा। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ये 4 नंबर है, 4 नंबर। जिसने भी 4 नंबर को समझ लिया, समझ लीजिए उसका काम बन गया, उसका सैलरी चैप्टर बहुत आसान हो गया, जिसने 4 नंबर को समझ लिया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, आप कुछ लिस्ट है ध्यान में रख लीजिएगा कि हाँ ये चीज जो है पूरा तरह से टैक्सेबल है, माफ नहीं है तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट। और कुछ चीजें ऐसी है जो पूरी तरह से माफ है, उनको छोड़ दीजिए, वो माफ है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, इग्नोर कर देंगे। और कुछ चीजें ऐसी है जितना खर्च करेंगे उतना टैक्सेबल होगा, तो ये तो लिखा रहेगा सवाल में कि कितना मिला और कितना खर्च किए, लेकिन ये रूल याद रखना पड़ता है, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्टेड, कितना टैक्सेबल होगा कितना एग्जम्प्टेड होगा ये हमें याद रखना पड़ता है दोस्तों। तो यही वजह है कि 4 नंबर मोस्ट वाइटल कंसेप्ट है एकदम, ठीक है, किसके सेंस में, अलाउंसेस के सेंस में, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप यहां तक समझ गए। सर एक चीज आप हमको नहीं बताए, हमको कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सा ऐसा जो होता है जो माफ होता है? देखिए माफ जो होता है ना, एग्जम्प्टेड बहुत कुछ होता है, लेकिन मान के चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जज हैं, सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जज हैं और आपको कोई भी चीज मिल रहा है सैलरी के रूप में, कोई भी चीज, वो पूरा तरह से माफ रहेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के, तो आपका किसी भी सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप यूएन में, हमारे देश के तरफ से यूएन में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब इंडिया के तरफ से आप जाके यूएनओ में पक्ष रखते हैं, तो आपको मिलने वाला हर अलाउंसेस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी अलाउंसेस क्या रहता है, माफ रहता है। और कुछ फुल्ली टैक्सेबल होते हैं नॉर्मल लोगों के, और कुछ होते हैं जितना खर्चा किया जाएगा उतना टैक्सेबल, उतना माफ, और जो बचेगा वो टैक्सेबल। और कुछ ऐसे होते हैं जो पार्टली एग्जम्प्टेड पार्टली टैक्सेबल होते हैं। क्लियर? अब आइए हम बारी बारी से अलाउंसेस के लिस्ट को बताएंगे आपको। अलाउंसेस में हम लोग पहला अलाउंसेस पढ़ेंगे, हाउस रेंट अलाउंसेस। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, आपके इंटरनल एग्जाम में सिर्फ पूरा सैलरी का सम नहीं आएगा, एक उसका एक्सट्रैक्ट यानी कि एक टॉपिक आ जाएगा, केवल हाउस रेंट अलाउंसेस का सम आ जाएगा, पूरा सैलरी का सम नहीं बनाने दिया जाएगा, केवल हाउस रेंट अलाउंसेस का सम बनाने दिया जाएगा इंटरनल एग्जाम में। और यही आपका 5 से 10 मार्क्स का होगा, 5 से 10 मार्क्स का होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको हाउस रेंट अलाउंसेस के टॉपिक को समझाते हैं, ध्यान से अब समझिएगा, ध्यान से। ये पहला हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल, जिसका यूज हम लोग सब में करेंगे। आइए देखिए, हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, HRA, ठीक है। HRA इज एन अलाउंसेस गिवन बाय द एम्प्लॉयर। HRA एक ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट है, यानी कि अलाउंसेस है, जो कौन देता है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर बोले तो मालिक, टू द एम्प्लॉई, किसको देता है, अपने एम्प्लॉई को, टू मीट द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द रेंट ऑफ एन एकोमोडेशन। क्या मीट करने के लिए, कौन सा खर्चा को भरपाई करने के लिए, इन कनेक्शन ऑफ रेंट विथ एन एकोमोडेशन, जिस एकोमोडेशन में, जिस घर में मेरा स्टाफ, जिस घर में मेरा एम्प्लॉई रहता है, उस घर में रहने के लिए वो एक भाड़ा पे करता है, घर का भाड़ा पे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं HRA। तो कंपनी के मालिक का ये फर्ज बनता है कि वो अपने एम्प्लॉई को सैलरी के अंदर HRA दे, HRA बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस, उसके अंदर इंक्लूड करके दे। तो गवर्नमेंट क्या करती है पता है, गवर्नमेंट उस HRA पे टैक्स लगाती है। सर क्यों लगाती है? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है हम सैलरी पे टैक्स लगाएंगे, और सैलरी का मीनिंग क्या है हमने बताया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। तो आप बताइए ये HRA एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दिया कि नहीं? जी सर बिल्कुल दिया। तो ये हुआ कि नहीं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाएगी। तो सर इस पे कितना टैक्स लगाएगी, ये कौन सा अलाउंसेस के कैटेगरी में आएगा, ये आएगा पार्टली एग्जम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे HRA के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। ध्यान से देखिएगा, HRA बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं आपको बोल दे रहा हूं वो पत्थर का लकीर है, यूं समझ लीजिए। आप एग्जाम देके देखिएगा, यही सब टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। आइए ये देखिए,
कैसे निकलता है इसका टैक्सेबल एचआरए? तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए टैक्सेबल एचआरए बराबर, आप लिखेंगे वर्किंग नोट में लिखेंगे, सवाल जब बनाएंगे तो वर्किंग नोट में लिखेंगे, कंप्लीट सम्स बनाएंगे तो, अगर एग्जाम में केवल एचआरए आ गया तो वर्किंग नोट करने देते हैं, तो ये आपका मेन सवाल का हिस्सा हो जाएगा। टैक्सेबल एचआरए बराबर रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। कॉमन सा बात है भाई कि जो हमको मिला एचआरए के रूप में, जो हमको मिला, जो मालिक ने हमें एचआरए दिया वो एचआरए, और उसमें सरकार के रूल के हिसाब से जितना माफ है, एग्जम्प्टेड का मतलब जितना माफ है उसको माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसा ही ना होगा, जो बचेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मान लीजिए सरकार ने 2 मिनट के लिए, मान लीजिए सरकार ने हमें 1000 रुपया दिया और सरकार कह रही है कि मान लीजिए एचआरए 300 रुपया माफ है, तो 300 रुपया माफ कर दीजिए, तो इसी पे ना टैक्स लगेगा। जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जस्ट एग्जाम्पल। आप बताइए, तो ये रिसीव्ड हो गया, अब माइनस एग्जम्प्टेड इतना, तो ये हो गया टैक्सेबल। तो टैक्सेबल एचआरए बराबर रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या रूल है दोस्तों, क्या रूल है। सबसे पहले आप यही लिखिएगा, सवाल सॉल्व करते समय पहले यही लिखिएगा, टैक्सेबल एचआरए बराबर रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, और थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ दीजिएगा। अब लिखिएगा एग्जम्पशन इज लोअर ऑफ, एग्जम्पशन इज लोअर ऑफ, एग्जम्पशन मतलब माफ है। कितना माफ है? तो ये जो 3 पॉइंट देख रहे हैं ना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इन तीनों में जो छोटा होगा, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, तीनों में जो छोटा होगा वही माफ होगा दोस्तों, तीनों में जो छोटा होगा वही माफ होगा। ठीक है? और ये बात लिखा हुआ है किसमें? सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 में ये बात लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, एचआरए में क्या माफ होगा? एग्जम्पशन इज लोअर ऑफ, ये 3 टॉपिक में जो छोटा होगा, जिसका अमाउंट सबसे छोटा आएगा वही माफ होगा। तो आइए, पहला क्या है, ध्यान से 3 चीज निकालेंगे। पहला है अमाउंट रिसीव, सबसे पहला अमाउंट रिसीव कि कितना एचआरए हमको मिला, मालिक ने हमें कितना एचआरए दिया एक साल के अंदर। एक साल के अंदर, पूरा साल भर का कैलकुलेशन होगा, एक साल के अंदर मालिक ने हमें कितना एचआरए दिया, उसको बोलते हैं अमाउंट रिसीव। ठीक है? क्लियर? उसको यहां पे आप लिख दीजिएगा, जितना एचआरए मिला आप यहां पे लिख दीजिएगा सामने, ये लिख करके। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या निकालिएगा, देखिए रेंट पेड। अब मान लीजिए मालिक जब आपको एचआरए दे रहा है, तो जैसा बात है, आप घर भाड़ा लेकर के कहीं रहते होंगे और मालिक को आप भाड़ा देते होंगे। और हाँ, एक बात बता दे, हो सकता है कि आपको मालिक से 5000 रुपया एचआरए मिलता हो, लेकिन आप थोड़ा अच्छा घर में रहते हैं तो 7000 रुपया रेंट पे करते हैं, हो ही सकता है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप मालिक से 70,000 लेंगे, या फिर आपका घर का भाड़ा आप ले लेंगे 20,000 रुपया भाड़ा वाला घर, और मालिक आपको 20,000 एचआरए देगा। कोई गारंटी नहीं है इस बात का, और कोई जरूरी भी नहीं है। जितना भी एचआरए दे रहा है, जितना भी एचआरए दे रहा है वो ले लेना है, उसको बोलते हैं अमाउंट रिसीव। पहले ये निकालना है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद हो सकता है आप कितना भी, हो सकता है आप कम रेंट पे घर लिए हो सकता है आप ज्यादा रेंट पे, जितना भी रेंट पे घर लिए हैं उसको निकालिएगा। रेंट पेड, एक साल में आपने कितना रेंट पेड किया उसको निकालिएगा, और माइनस कर दीजिएगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का कितना परसेंट माइनस कीजिएगा? 10%। रेंट पेड में 10% ऑफ सैलरी अगर आप माइनस कर देंगे तो समझ जाइए कि दूसरा वाला एक अमाउंट आपके सामने यहां चला आएगा, जो भी अमाउंट होगा आ जाएगा। और तीसरा आप निकालिएगा 40% ऑफ सैलरी। 40% रूल ही एकदम, जैसे तीसरा आप देखिएगा 40% ऑफ सैलरी निकाल दीजिएगा। 40% ऑफ सैलरी, जितना भी सैलरी है उसका 40% निकालिएगा, तो यहां एक अमाउंट आ जाएगा। और ये अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट, तीनों में जो लोअर होगा, जो लोअर होगा वही माफ होगा, वही एग्जम्प्टेड होगा, वही माफ होगा। तो यहाँ पे जितना रिसीव हुआ है वो लिख दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम थोड़ा ऊपर बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो रिसीव हुआ है लिख दीजिएगा, और माइनस ये वाला जो छोटा वाला आया है, ये लोअर, वो माफ हो जाएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पे। और दोनों को माइनस करके जो भी आएगा वही टैक्सेबल हो जाएगा। और फॉर्मेट के अंदर हम लोग वही लेके चल जाएंगे। वो जो पिछला क्लास में फॉर्मेट बताया था ना, उसमें एचआरए लिखा था, ये वाला अमाउंट वहां पे हम लोग कैरी करके लेके चले जाएंगे, वहां ब्रॉट डाउन कर देंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? लेकिन एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है, 40% ऑफ सैलरी तो आप 3 नंबर पॉइंट में निकालेंगे ही, 3 नंबर पॉइंट में आप 40% ऑफ सैलरी तो निकालेंगे ही, लेकिन अगर मेरा इंप्लॉई इंडिया के अगर 4 शहरों में रहता है, इंडिया के इन 4, जिन 4 शहरों का मैं नाम बताने जा रहा हूं,
अगर इन 4 शहरों में मेरा एम्प्लॉय घर लेके रहता है तो फिर आप 40% नहीं निकालेंगे। वो 4 शहर के अलावा अगर कोई शहर रहेगा तो 40% एकदम। लेकिन अगर वो 4 शहर को छोड़ के, अगर हम बताएं अगर वो 4 शहर रहेगा, सॉरी वो 4 शहर को छोड़ के रहेगा तो 40, लेकिन अगर वो 4 शहर में रहेगा एम्प्लॉय तो 40% नहीं, तब देखिए 50% निकालना होगा। कितना परसेंट? 50। यानी कि रूल नंबर 3 बदल जाएगा 4 शहर के केस में। कौन कौन सा शहर है सर? कोलकाता। कोलकाता में अगर रहता है एम्प्लॉय तो भाई 40% नहीं 50%। क्यों? क्योंकि ये महानगर है, मेगा सिटी है, ठीक है। प्लस दिल्ली, अगर दिल्ली में रहता है एम्प्लॉय दिल्ली में तो 50%। मुंबई, मुंबई में अगर रहता है एम्प्लॉय मुंबई में तो 50%। और चेन्नई में अगर रहता है एम्प्लॉय चेन्नई में तो 50%। तो कुल मिला के याद रखिए ना, केडीएमसी, देखिए केडीएमसी, केडीएमसी कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अगर इन 4 शहरों में घर भाड़ा लेकर अगर एम्प्लॉय रह रहा है और आप एचआरए दे रहे हैं तो यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में 40% की जगह कितना लिख देना होगा? 50%। और अगर इन 4 शहर को छोड़ के कोई भी शहर है तो आप 40% निकालिएगा, बस हो गया। सर सब कुछ तो ठीक है सर, एक चीज आप हमको बताइए, ये सैलरी का मीनिंग क्या होता है? सैलरी का मीनिंग ये तो हम समझे ही नहीं। 10% ऑफ सैलरी क्या? हम ये समझ गए कि कितना एचआरए मिला, अमाउंट रिसीव, ये भी समझ गए कि कितना रेंट हमने दिया, लेकिन ये सैलरी का मतलब क्या होता है? तब ना सैलरी का मीनिंग जब हम जानेंगे तब ना 10% निकालेंगे और ये 40 या 50% निकालेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हैं? ये देखिए, ये देखिए एचआरए मीनिंग ऑफ सैलरी, यानी कि एचआरए सैलरी का मीनिंग क्या है? ध्यान सुनिएगा, मीनिंग ऑफ एचआरए सैलरी, मीनिंग ऑफ एचआरए सैलरी देखिए क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मीनिंग ऑफ एचआरए सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी। याद रखिएगा, सवाल में दिया रहेगा बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी को लीजिएगा प्लस उसमें जोड़िएगा डीए। सर डीए क्या होता है सर? डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस। और डीए एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्यों देता है पता है? इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता अपने एम्प्लॉय को महंगाई से लड़ने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए हर एम्प्लॉयर, हर मालिक डीए देता है। डीए, महंगाई बढ़ेगा ना तो उसके साथ साथ थोड़ा डीए बढ़ा दिया जाए ताकि मेरा एम्प्लॉय के ऊपर महंगाई का असर ना पड़े, इसीलिए उसको डीए बोलते हैं, डीए। तो बेसिक सैलरी ले लीजिएगा 1 साल का, 1 साल का याद रहे, 1 साल का। डीए ले लीजिएगा 1 साल का, कोई भी चीज 1 साल का लेंगे, ठीक है, टैक्स में। और हाँ, ब्रैकेट में टी का मतलब जानते हैं? डीए एज पर टर्म्स, टर्म्स मेंशन रहेगा, एज पर टर्म्स मेंशन रहेगा, सवाल में मेंशन रहेगा, या फॉर्म्स पार्ट बोलेगा, फॉर्म्स पार्ट, जितना परसेंट बोलेगा फॉर्म्स पार्ट उतना ही डीए आप लेंगे, उससे एक ज्यादा नहीं लेंगे। बेसिक सैलरी 1 साल का, डीए 1 साल का, और अगर फॉर्म्स पार्ट बोला है तो उतना परसेंट ही लेंगे। और प्लस परसेंटेज कमीशन, दोस्तों यहां कमीशन हो गया है, मैं आपको बता दूं, यहां पे आप लिख लीजिए प्लस परसेंटेज कमीशन, जरूर याद से लिखिए परसेंटेज कमीशन। परसेंटेज कमीशन होगा, नॉर्मल कमीशन कभी नहीं, परसेंटेज कमीशन। याद रखिए कौन सा कमीशन? परसेंटेज कमीशन। सर ये परसेंटेज कमीशन, सम्स के अंदर परसेंटेज मेंशन रहेगा, उसके ऊपर आप कमीशन निकाल लीजिएगा। अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, कमीशन दिया है लेकिन परसेंटेज नहीं दिया है, तो फिर आप उस कमीशन को यहां पे नहीं लेंगे। उस सिचुएशन में आप केवल बेसिक ले लेंगे और डीए ले लेंगे। सर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि डीए में फॉर्म्स पार्ट रहेगा, वही है एज पर टर्म्स, तो उसी को लेंगे। जैसे मान लीजिए 60% रहा तो 60% लेंगे। और मान लीजिए सम्स के अंदर एज पर टर्म्स बोला ही नहीं, परसेंटेज मेंशन किया ही नहीं, तो क्या लेंगे? तो आप ये मान लीजिएगा कि होल डीए जो है फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी है, पूरा का पूरा डीए क्या है? एज पर टर्म्स है, तो यहाँ पे आप टोटल डीए ले लीजिएगा। अगर स्पेसिफाई ना करे तो बताइए आपको एचआरए का टैक्सेबिलिटी क्लियर हुआ कि नहीं? पहले हमको बता दीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं बता दीजिए। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा कि हम आपको एचआरए का टैक्सेबिलिटी समझा पाए कितना अच्छा से, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा क्लियर हुआ कि नहीं। आइए अब हम लोग आपको सवाल करके हम दिखाएंगे आपको। आइए एक सम करके दिखाते हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये देखिए, ये रहा हमारा सम। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, हमने छोटा रखा है। चलिए हम पढ़ के सुनाने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा चाहें तो कर दें, लेकिन आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ना क्या होगा ना, हम सॉल्व कर देंगे। अगर एक बड़ा कर देंगे तो बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना होगा, इससे आपको भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलिए ये पहला सम करते हैं एचआरए का। एचआरए कैसे टैक्स लगता है एचआरए के ऊपर ये देखेंगे। एग्जाम में आपका ऐसा ही सम
5 मार्क्स का इंटरनल में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए दोस्तों सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर सिंह इज एन एम्प्लॉय ऑफ ए लिमिटेड। मिस्टर सिंह जो है वो एम्प्लॉय है, कहां के एम्प्लॉय है, ए लिमिटेड के। एंड ही प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सैलरी। वो अपने सैलरी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं और हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेट टैक्सेबल एचआरए, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। मतलब उनको जो भी एचआरए मिल रहा है उसमें से कितना एचआरए के ऊपर टैक्स लगेगा, हम लोग को बस ये पता करना है। इंटरनल एग्जाम में यही सवाल 5 मार्क्स का एकदम ऐसे ही आएगा, सिर्फ फिगर चेंज रहेगा। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये बगल में सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले लिखिएगा टैक्सेबल एचआरए, लिखिएगा टैक्सेबल एचआरए बराबर, टैक्सेबल एचआरए बराबर हमने आपको बताया था, लिखिएगा रिसीव्ड, रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। सबसे पहले ये लिख दीजिएगा रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, और यहाँ पे कुछ जगह छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा 2 लाइन कैलकुलेशन के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, और यहाँ लिखिएगा एग्जम्पशन, एग्जम्पशन यानी कि माफ, एग्जम्पशन ऑफ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे दिया गया जो भी लिस्ट है उसमें जो छोटा होगा, जो छोटा होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग का मतलब ही हो गया जो लोअर होगा, ठीक है। एग्जम्पशन ऑफ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो है उसमें जो छोटा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी को एग्जाम करेंगे, उसी को माफ करेंगे। तो आइए 1 नंबर देखिए दोस्तों, 1 नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर हम निकाल रहे हैं, बताइए 1 नंबर क्या था, आपको पता है क्या था, आपको था, बोले क्या, अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव, आपको याद है 1 नंबर था अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव। तो बताइए कितना होगा, आप खुद बताइए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पढ़िए। बेसिक पे कितना मिलता है, 20,000 रुपया महीना, यानी कि मिस्टर सिंह को बेसिक पे हर महीना 20,000 मिलता है, ठीक है। 5,000 रुपया हर महीना डीए मिलता है, 5,000 रुपया हर महीना डीए मिलता है। और ये देखिए 60% फॉर्म्स पार्ट है, इसी को बोलते हैं एज पर टर्म्स। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम पूरा डीए को क्या मान लेते, एज पर टर्म्स मान लेते, ठीक है। और देखिए ना एचआरए, कंपनी एचआरए देता है कितना, 9,000 रुपया हर महीना, यानी कंपनी का मालिक 9,000 रुपया हर महीना दे देता है, किसको, एम्प्लॉय को, कि लो ये घर भाड़ा दे देना और बढ़िया घर में रहना, जाओ। कमीशन भी मिलता है उसको 3,000 रुपया पर मंथ, लेकिन ये देखिए कमीशन फिक्स है। मैंने आपको बोला था ना परसेंटेज कमीशन होना चाहिए, तो जब ये कमीशन फिक्स है तो क्या ये परसेंटेज है, नहीं। याद रहे फिक्स्ड कमीशन को एचआरए में नहीं लेना है, ठीक है, परसेंटेज कमीशन को लेना है। अगर परसेंटेज मेंशन रहता तो लेते। तो बताइए ये हो गया। अब मिस्टर सिंह कहाँ रहते हैं, लिव्स इन पुणे, पुणे में रहते हैं एट अ रेंट ऑफ 9,000। और देखिए ना कितना अच्छा है मिस्टर सिंह, कितना अच्छा है, मालिक जितना देता है उतना रुपया वाला भाड़ा वाला ही घर लेके रहते हैं। तो आइए आइए देखिए पहले निकालेंगे अमाउंट रिसीव। अमाउंट रिसीव मैंने क्या, एचआरए में कितना मिल रहा है, तो आप बताइए सवाल को पढ़ के क्या पता चला, सर 9,000 रुपया हर महीना मिल रहा है एचआरए, 9,000। तो जब 9,000 मिल रहा है तो 12 महीना मिल रहा है कि नहीं, 12 महीना। तो बताइए ये 1,08,000 रुपया हुआ कि नहीं, बताइए 1,08,000 रुपया हुआ, हाँ सर 1,08,000 रुपया। तो पहला निकल गया 1,08,000। आइए दूसरा निकाल लीजिए, दूसरा क्या है, तो रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10% माइनस कर दीजिए, 2 नंबर भी आ जाएगा। सर कैसे माइनस करें, सैलरी कैसे निकाले, मैंने आपको बताया ना सैलरी कैसे निकालना है। आइए ये देखिए यहाँ वर्किंग नोट कर लीजिए, एक वर्किंग नोट कर लीजिए, छोटा सा एक वर्किंग नोट साइड में कर लीजिए। आप चाहें तो ये वर्किंग नोट नीचे भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक ही इंटरफेस में बन जाए आपको सुविधा हो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एचआरए सैलरी, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एचआरए सैलरी, एचआरए सैलरी निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, एचआरए सैलरी निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, बेसिक लेना पड़ता है, बेसिक, बेसिक, ठीक है। तो आइए ना बेसिक लीजिए, ये देखिए, चाहो तो आप फॉर्मेट भी बना दो ना, आप चाहो तो ऐसे फॉर्मेट बना दो, ऐसे ही देखिए, ऐसे आप फॉर्मेट भी बना सकते हैं, बिना फॉर्मेट का ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ऐसा फॉर्मेट आप बना सकते हैं, ऐसा आप फॉर्मेट बना सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और यहाँ लिख देंगे एचआरए सैलरी, एचआरए सैलरी,
देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक ना, बेसिक। बताइए 20,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना, देखिए 20,000 रुपया महीना, तो 12 महीना मिलेगा ना, 12 महीना, 12 महीना, तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000। यानी कि बेसिक कितना हो गया, 2,40,000 हो गया ना। अब बताइए एचआरए सैलरी का मीनिंग में याद है आपको क्या बोले थे, प्लस डीए एज पर टर्म्स, डीए। तो यहां पे लिखिए डीए, डीए को प्लस कीजिए, डीए। बताइए 5,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, तो ये देखिए 5,000 रुपया महीना, तो 5,000 रुपया महीना, तो 12 महीना कर दीजिए, 60,000 रुपया मिलेगा। लेकिन लेकिन फॉर्म्स पार्ट लिया जाता है, फॉर्म्स पार्ट कितना है, 60%। अगर ये मेंशन नहीं रहता तो हम पूरा 60,000 ले लेते, लेकिन यहाँ पे 60% मेंशन है, तो ये 60,000 का यहाँ पे कितना लिखना होगा, 60%, यानी कि 36,000 रुपया, 36,000 रुपया। सर परसेंटेज कमीशन लीजिए, ये फिक्स कमीशन है, परसेंटेज कमीशन नहीं, इसीलिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया एचआरए सैलरी, इसी को बोलते हैं एचआरए सैलरी। तो 2,76,000, 276,000, ये हो गया आपका कौन सा सैलरी, एचआरए सैलरी। बस आराम से निकालिए। बताइए रेंट हमने कितना पे किया है, बताइए, तो 9,000, 9,000 रुपए। देखिए घर भाड़ा कितना है, ये देखिए घर भाड़ा 9,000। ये नहीं कि ये ले लीजिएगा, ये तो कोइंसिडेंस है कि 9,000 मिला है तो 9,000 भाड़ा पे किए, लेकिन ये लिया जाता है जो भाड़ा पे किए, 9,000 इंटू 12। अगर मान लीजिए 5,000 घर भाड़ा पे करता तो यहाँ पे कितना लिखते, 5,000 इंटू 5,000 इंटू 12। तो ये देखिए रेंट पेड है, तो रेंट पेड 9,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ एचआरए सैलरी। सर एचआरए सैलरी क्या होता है, ये देखिए निकाले तो हैं आप, 276, तो यहाँ पे लिखिए 276 का, 276,000 का 10% निकाल लीजिए, हो गया, और क्या। तो बताइए ये आ जाएगा 1,08,000, और ये आ जाएगा आपका 27,600 आ जाएगा, शायद 27,600, आप देख लीजिएगा। इस तरह से टोटल कितना आ जाएगा, आइए ना हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1,08,000 माइनस 27,600, 80,400, 80,400, ये दूसरा वाला आंसर आ गया। तो ये पहला वाला, और सर ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है। अब आइए 3 नंबर, 3 नंबर आपको पता है क्या है, अगर कलकत्ता दिल्ली मुंबई चेन्नई है तो 50% सैलरी का, अगर नहीं दूसरा शहर है तो 40%। ये शहर कौन सा है, पुणे, तो पुणे तो कलकत्ता दिल्ली मुंबई चेन्नई में नहीं है, तो 40%, यहाँ पे लिखिएगा 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी निकालिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा, बोलिए सैलरी कितना है, 2,76,000, तो 2,76,000 इंटू 40%। तो बताइए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना दोस्तों, कैलकुलेटर का इस्तेमाल, हाँ सर कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। 2,76,000 इंटू 40%, 1,10,400, 1,10,400। तो ये हमारा आ गया तीसरा। तीनों में छोटा कौन, छोटा, सर छोटा तो ये है 2 नंबर। तो बस आइए टैक्सेबल एचआरए निकल गया, ये देखिए कैसे निकल गया। बताइए रिसीव कितना हुआ, एचआरए हमको मिला कितना था, ये देखिए 9,000 रुपया हर महीना करके मिला था। तो रिसीव में लिख दीजिए 9,000 रुपया हर महीना करके मिला, 9,000 इंटू 12, और माइनस 9,000 इंटू 12 करने के बाद माइनस कीजिए क्या, तो ये देखिए 80,400। सर क्यों ये, क्योंकि तीनों में छोटा ही ना है। तो ये देखिए 1,08,000 ये हो जाएगा, और माइनस 80,400, और दोनों को माइनस कर दीजिए, जो आया वही हो जाएगा टैक्सेबल एचआरए, 1,08,000 माइनस 80,400। तो दोस्तों यहाँ पर 27,600, यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। थोड़ा हम यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है, 27,600, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, यहाँ पे लिख देते हैं, मिट गया जो फॉलोइंग। बताइए क्लियर हुआ, ये फाइनल आंसर हुआ। टैक्सेबल एचआरए कितना, यानी कि ये जो भी हमको एचआरए 1,08,000 साल में मिला है, सब पे टैक्स नहीं लगेगा, 27,600 पे टैक्स लगेगा। तो ये जानते हैं कौन कैटेगरी का हो गया, 4 नंबर कैटेगरी, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जम्प्टेड, ठीक है, था ना। क्लियर हुआ आपको एचआरए, पहले ये बताइए क्लियर हुआ। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल क्लियर हो गया तो क्या आप हमें 1 मिनट का टाइम देंगे, हम ये थोड़ा सा मतलब एनर्जी ले ले। इसी से पावर आता है दोस्तों, इसी से पावर आता है, ये बहुत बहुत किस्मत से मिलता है ये। देखिए देखिए, आइए आइए, ये क्लियर। अब आइए एक सबसे जबरदस्त सवाल,
और ये मेरा लास्ट सवाल रहेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूंगा इसके बाद कुछ पॉइंट, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, एचआरए खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन जबरदस्त है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है इसका, प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है, आपके भी सिलेबस में आ सकता है, इंटरनल में आ सकता है। देखिए पढ़िए, आप एक चीज नोटिस कीजिए, सेम सवाल है, देखिए देखिए सेम सवाल हमने रखा है। देखिए मिस्टर सिंह इज एन एम्प्लॉय ऑफ ए लिमिटेड, और वही है, देखिए बेसिक पे कितना है 20,000 पर मंथ, डीए कितना है 5,000 पर मंथ, और 60% फॉर्म्स पार्ट है। अगर ये 60% नहीं बोला होता तो हम टोटल डीए को क्या मानते हैं, फॉर्म्स पार्ट। एचआरए देखिए 9,000 मिल रहा है, और कमीशन कितना मिल रहा है 3,000 फिक्स, और हाँ ये पुणे में ही घर लेके रहते हैं और 9,000 रुपया महीना घर भाड़ा देते हैं। याद रहे पुणे में रहते हैं तो 40%, लेकिन कलकत्ता दिल्ली मुंबई चेन्नई में रहते होंगे तो कितना परसेंट, 50%। अब देखिए इसी सवाल में देखिए हमने क्या अटैच किया, ध्यान से पढ़िए। एज्यूमिंग इन एग्जाम्पल 1, इसी एग्जाम्पल 1 में आप एज्यूम कर लीजिए, मैंने मान लीजिए बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर सिंह वाज इंक्रीज टू 25,000 पर मंथ ऑन 1 अगस्त। ये जो बेसिक सैलरी मिल रहा है, बेसिक सैलरी मिल रहा है किसको, मिस्टर सिंह को 20,000, ये 1 अगस्त को 5,000 बढ़ गया, अब 25,000 हो गया। तो देखिए किसी भी तरह का अगर इंक्रीमेंट हो जाए, किसी भी तरह का इंक्रीमेंट, चाहे बेसिक सैलरी बढ़ जाए, चाहे डीए बढ़ जाए, चाहे एचआरए बढ़ जाए, किसी भी तरह का अगर इंक्रीमेंट हो गया, कोई भी एक चीज में, दो चीज में, तीन चीज में इंक्रीमेंट हो गया, तो सम्स जैसे अब हम बता रहे हैं वैसे बनेगा। ध्यान से सुनिएगा आप बातों को। ये देखिए सबसे पहले आप हमको बताइए ये जो है, ये पता है क्या है, पता है आपको क्या है ये, नहीं सर पता तो नहीं है, आपको पता रहना चाहिए। ये दुनिया का सबसे कीमती चीज है, क्या है, दुनिया का सबसे कीमती चीज। सर दुनिया का सबसे कीमती चीज क्या है, समय, टाइम है, टाइम, ये टाइम है, टाइम। दुनिया का सबसे कीमती चीज होता है समय, ठीक है। आप बताइए, ये रहा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल, और ये कब खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा ना, अगला साल 31 मार्च को। आप बताइए कब इनका सैलरी बढ़ा है, 1 अगस्त को, 1 अगस्त को इनका सैलरी बढ़ा है। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं बढ़ा, लीजिए यहाँ मान लेते हैं 1 अगस्त, ये रहा 1 अगस्त, 1 अगस्त को इनका सैलरी बढ़ गया, यहाँ से बढ़ गया। तो बताइए यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये 4 महीना हुआ कि नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना हुआ कि नहीं, बताइए 4 महीना हुआ, 4 मंथ, ये 4 मंथ हुआ। और यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, सर ये 8 मंथ हो गया, 8 मंथ, क्योंकि साल में 12 महीना। तो बताइए जब ये 4 महीना हो गया तो 8 महीना। तो आप बताइए 4 महीना तक उसका सैलरी 20,000 था, और 8 महीना तक उसका सैलरी कितना था, 25,000 था, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे। आइए इस सवाल को हम बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। 2 टुकड़ा में कैसे, सबसे पहले 4 महीना का अलग से एचआरए निकालिए, और फिर से 8 महीना का अलग से एचआरए निकालिए, और इसका जो छोटा वाला आएगा लोअर, इसका जो लोअर आएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, वही माफ हो जाएगा। आइए इस सवाल को हम बहुत ही एकदम ब्रॉडली यहाँ पे एकदम बड़े बड़े अक्षरों में हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टैक्सेबल एचआरए, क्या लिखेंगे, यही तो हम लोग को निकालना है, टैक्सेबल एचआरए। और टैक्सेबल एचआरए लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड लिखेंगे। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा सा जगह इतना छोड़ देंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, फॉर 4 मंथ। अब हम जो अभी निकालेंगे वो कितना महीना के लिए निकालेंगे, 4 महीना के लिए निकालेंगे दोस्तों, 4 महीना के लिए, ठीक है, 4 महीना के लिए निकालेंगे। उसके बाद कितना महीना के लिए निकालेंगे, 8 महीना के लिए निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 4 महीना के लिए जो कुछ भी लेंगे 4 महीना, उससे ज्यादा नहीं। बताइए क्या होता है, बताइए, एग्जम्पशन होता है ना, एग्जम्पशन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे 3 चीज दिया उसमें जो छोटा होगा वही वाला एग्जम्प्ट हो जाएगा, माफ हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं अंडर सेक्शन 10 तब तो पूरा 4 चांद लग जाएगा, आपको एकदम एक भी मार्क्स कम नहीं मिलेगा। स्टूडेंट को लगेगा, टीचर को कि अरे वाह, स्टूडेंट को सेक्शन तक याद है, मानना पड़ेगा। ये देखिए, आइए 1 नंबर निकालिए, 1 नंबर बताइए, 1 नंबर क्या होता है, अमाउंट रिसीव, याद है हमको तो याद है, आप अगर भूल गए तो क्या बताएं,
अमाउंट रिसीव, पहला क्या होता है अमाउंट रिसीव। अमाउंट रिसीव बोले तो क्या अमाउंट, एचआरए। आप बताइए कितना एचआरए मिलता है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए 9,000 रुपया मिलता है कि नहीं, 9,000 रुपया हर महीना। तो बताइए हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, कितना अमाउंट रिसीव, सर 12 महीना का। 12 महीना का नहीं, केवल 4 महीना का निकालेंगे, क्योंकि बताइए 4 महीना के बाद तो बेसिक सैलरी बढ़ जाएगा ना, तो फिर थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा 9,000 इंटू 4 महीना, केवल 4 महीना का हम लोग एचआरए रिसीव हुआ, कितना 36,000। क्लियर, क्लियर तो, हाँ सर क्लियर, क्लियर बिल्कुल क्लियर। आइए 2 नंबर, 2 नंबर रेंट पेड, रेंट जो है उसको पेड किए हैं वो वाला, माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये निकालेंगे जो आएगा वो। तो रेंट पेड कितना बताइए, तो आपको तो पता ही है 9,000 ही भाड़ा दिया ये पुणे में, लेकिन 12 महीना का नहीं निकालेंगे, 4 ही महीना का निकालेंगे, 4 ही महीना का, और माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। सर 10% सैलरी का कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल। आप वर्किंग नोट में निकाल लीजिए ना, यहाँ देखिए यहाँ वर्किंग नोट कर देते, ये देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आइए ना हम यहाँ वर्किंग नोट करके आपको दिखा देते हैं, ये देखिए वर्किंग नोट, और यहाँ पे लिखेंगे एचआरए सैलरी, एचआरए सैलरी फॉर 4 मंथ, 4 महीना का एचआरए सैलरी निकालेंगे, ठीक है 4 महीना का। कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से, 4 महीना का एचआरए सैलरी, ये देखिए सबसे पहले आप बताइए बेसिक कितना, बेसिक ये देखिए, तो ये देखिए ये 4 महीना तक, ये 4 महीना तक उसको तो 20,000 करके ही ना मिला है। तो बताइए सबसे पहले बेसिक आता है ना, बेसिक, सबसे पहले बेसिक आता है, ये देखिए बेसिक प्लस डीए एज पर क्या आता है, एज पर टर्म्स, और प्लस कमीशन में परसेंटेज कमीशन आता है अगर रहा तो। बताइए बेसिक कितना लिखेगा 20,000, क्योंकि शुरुआत का 4 महीना का भी हम बात कर रहे हैं, 20,000 इंटू 4, केवल 4 महीना, प्लस डीए भी कितना महीना का, 4 महीना का, तो 5,000 इंटू 4, क्योंकि हर महीना कितना है 5,000 इंटू 4, लेकिन एज पर टर्म 60% है ना, तो यहाँ पे हम लोग को रखना होगा कितना परसेंट 60, तो आप बताइए हो जाएगा 80,000, और ये हो जाएगा 5,000 इंटू 4 20,000, और 20,000 का 60% 12,000, इस तरह से एचआरए सैलरी हो जाएगा 92,000। अब बताइए यहाँ पे निकाल लीजिए 92,000 का कितना 10%, 92,000 का कितना निकाल लीजिए 10%, ठीक है, ये वाला आपका हो गया वर्किंग नोट। तो ये बताइए कितना आया, ये हो जाएगा 36,000, और माइनस ये निकालिएगा तो 9,200 आएगा, आएगा ना 9,200। अब आइए कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, 36,000 माइनस 9,200, 26,800, 26,800, ये वाला मेरा आ गया 2 नंबर, ये आ गया मेरा 1 नंबर। अब 3 नंबर निकालेंगे दोस्तों, आप जानते ही हैं 3 नंबर क्या होगा, 40% होगा, क्योंकि पुणे है ना, 40% ऑफ एचआरए सैलरी, एचआरए सैलरी का कितना परसेंट 40%, 40%, ये देखिए ये देखिए। तो बताइए एचआरए सैलरी हमने तो निकाला, सर ये तो 4 महीना का, तो 4 ही महीना का तो फिलहाल निकालना है, तो बताइए 92,000, और 92,000 का कितना निकाल लीजिए 40%, तो बताइए कितना हो जाएगा 92,000 इंटू 40%, 36,800। बताइए तीनों में छोटा कौन, तीनों में छोटा कौन बताइए, सर तीनों में छोटा ये 2 नंबर, तो इसको हम लोग ले जाएंगे बाद में, ऊपर ले जाएंगे, फिलहाल रहने देते हैं, फिलहाल क्यों रहने देते हैं, इसको ले जाइए एग्जाम्प्ट होगा, ले चलेंगे, अभी तो 4 महीना का हिसाब हुआ, अब 8 महीना का तो आइए हिसाब करें, फॉर 8 मंथ सेम कैलकुलेशन होगा, अब कितना महीना का 8 महीना का, 8 महीना का, यहां लिखेंगे फॉर 8 मंथ। ये सब कब होगा, कब 2 डिवाइड में होगा, 4 महीना 8 महीना चाहे 6 महीना 6 महीना, कब होगा जब बीच में कोई भी चीज, या तो सैलरी ही बढ़ जाए, या तो एचआरए ही बढ़ जाए, या तो डीए ही बढ़ जाए, कोई भी चीज इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, तो ऐसे बनेगा 2 पार्ट में। अब बताइए 1 अगस्त से लेके 31 मार्च 8 महीना हुआ, तो बताइए जल्दी से निकालेंगे आप एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिया गया जो है उसमें से जो माफ होगा एग्जाम्पशन करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पशन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 1 नंबर क्या निकालते हैं बोलिए, अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव, तो पहले अमाउंट रिसीव निकाल लीजिए, देखिए कैसे निकलेगा अमाउंट रिसीव। बताइए 9,000 रुपया एचआरए मिलता है, 9,000 रुपया, हाँ सर 9,000 रुपया मिलता है, और इस बार बोलिए तो कितना महीना का 8 महीना, क्योंकि 4 महीना का ऊपर में हिसाब हो गया है, तो 72,000। क्लियर,
अब आइए 2 नंबर निकालेंगे, 2 नंबर रेंट पेड। यहां अगर हम 9,000 से कम भी रेंट पेड करते तो उतना ही लेते दोस्तों, उतना ही, ठीक है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का कितना परसेंट, 10%। तो चलिए ना एचआरए सैलरी तो निकालें। अब देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आइए ना आपको वर्किंग नोट तो बताएं, लेकिन चलिए यहाँ पे अब हमको डायरेक्ट निकाल के दिखाते हैं। बताइए रेंट पेड कितना, 9,000, तो 9,000 करके कितना, 8 ही महीना देंगे ना, तो ये हो गया रेंट पेड माइनस सैलरी का 10%। सर सैलरी तो यहाँ आप निकाले हैं, देखिए यहाँ पे आप निकाले हैं, तो ये तो 4 महीना का ना है, 8 महीना का निकालना होगा, 8 महीना का। आइए देखिए कैसे निकलेगा, बताइए अब देखिए सैलरी कैसे निकलेगा। अच्छा कुछ लोग सोच रहे 8 महीना का है ना सर, तो 92 जब 4 महीना का है तो 2 से गुना कर दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी सैलरी इस बार बढ़ा है ना। तो आप बताइए पहले होता है बेसिक, तो 25,000, अब तो 25,000 हो गया ना 20 से, 25,000 इंटू 8, बोलिए सही है ना, सही है एकदम, हाँ सर बिल्कुल सही है, क्योंकि 25,000 हो गया 20,000 से और 8 महीना का होगा। डीए 5,000 इंटू 8, 8 महीना मिलेगा ना, और हाँ इंटू कितना परसेंट, सॉरी इंटू के, हाँ 60% को, 60%, 9,872,000 माइनस ये हो जाएगा 25,8 200 यानी कि 2 लाख, और ये हो जाएगा 5,8 40, 40 का 60% ना 24। तो हमको जहां तक लग रहा है दोस्तों 2,24,000 हो जाएगा, हो जाएगा ये 2,24,000। एक बार देख लीजिएगा आप कैलकुलेशन में, और बताइए इसका कितना परसेंट निकाल लीजिए, 10%। तो ये देखिए 72,000 माइनस 2,24,000 का बताइए 10%, वही 2,24,000 का हम लोग समझ गए, 22,000 कुछ हो जाएगा, 400 ना कितना, 10%, कोई 22,400। तो ये देखिए 22,400 को माइनस कर दिए, तो बताइए 72,000 माइनस 22,400, 49, 49। अब आइए तीसरा निकालेंगे, पुणे सारे ना, यहाँ पे लिखिए तीसरा 40% ऑफ एच आर ए सैलरी, 40% ऑफ एच आर ए सैलरी, एच आर ए सैलरी का कितना परसेंट, 40। तो अब बताइए एच आर ए सैलरी हम निकाले, ये देखिए कितना परसेंट, 40%। तो देखिए 2,24,000 इंटू 40%, ये हो गया 89,600। बताइए इन तीनों में छोटा कौन है, तो सर यही छोटा है, 2 नंबर। अब बताइए टैक्सेबल एच आर हो गया 1 साल का, ये 4 महीना का हो गया ऊपर, और ये हो गया 8 महीना का, 1 साल का हो गया। अब देखिए बताइए रिसीव कितना हमने एचआरए रिसीव किया, ये बताइए। तो सर 9,000 रुपया हर महीना करके 12 महीना रिसीव किया, बिल्कुल सही, माइनस एग्जाम कितना होगा पता है, पूरा 12 महीना का होगा, इसमें छोटा कौन, यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे लिखिए 26,800 ना, हाँ 26,800, यहाँ पे लिखिए, ये देखिए 26,800 लिखिए, 26,800, और प्लस प्लस ये देखिए लास्ट में जो 8 महीना का निकाले उसको लिखिए, वहां माफ है कितना, ये देखिए 49,600, यहां माफ है, तो इसको लिखिए 49,600। क्लियर। अब ये हो जाएगा 1,08,000 और माइनस हो जाएगा ये 26,800 प्लस 49,600, तो ये हो गया आपका 76,400 माफ हो गया। तो टैक्स कितना पे लगा ये जानना जरूरी है, 31,600, 31,600 के ऊपर क्या लग गया, टैक्स लग गया, इसी को बोलेंगे टैक्सेबल एचआरए। ऐसा सवाल शायद ही आपके एग्जाम में आए, लेकिन हमने आपको कंसेप्ट के लिए बता दिया दोस्तों, ठीक है, कंसेप्ट के लिए बता दिया। क्लियर। अब देखते हैं, सुनिए, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं, उन पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, एकदम ध्यान में। मान के चलिए कि कंपनी एचआरए देता है, कंपनी एचआरए देता है, मान के चलिए कंपनी एचआरए देता है, लेकिन मेरा जो इम्प्लॉय है, हम मान लीजिए कंपनी हम एचआरए देते हैं, लेकिन मेरा जो इम्प्लॉय है वो घर भाड़ा पे नहीं रहता है, वो घर का भाड़ा नहीं देता है, क्योंकि वो अपना घर है, उसका अपना घर है, वो अपना घर में रहता है, घर का भाड़ा नहीं देता है, एचआरए उसको मिलता है लेकिन घर का भाड़ा नहीं देता है। तो ऐसा केस में पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा। 10,000 करके मिल रहा है ना, तो 10,000 इंटू 12 पूरा 1,20,000 रुपया जो हुआ
ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो तो घर में रह नहीं रहा है। और सुनिए, मान के चलिए कि कोई सवाल आप बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, कोई सवाल, और बनाते बनाते एक 2 नंबर ऑफ सैलरी किया, और मान के चलिए ये नील आ गया, नील, इसका आंसर 0 आया, 0 बोले तो नील। और तीसरा नंबर मान लीजिए 40% या 50% निकाला, इसका भी कुछ आंसर आया, लेकिन ये नील आ गया। तो तीनों में छोटा देखा जाता है ना, बताइए छोटा कौन है? नील ना। इसका मतलब वो जो टैक्सेबल होता है ना, टैक्सेबल बराबर रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। तो यहाँ पे जो रिसीव किए हैं एचआरए वो लिखेंगे, और एग्जम्प्टेड में लिख देंगे नील। कोई भी पैसा माफ नहीं होगा, और पूरा का पूरा एचआरए क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा एचआरए हो जाएगा टैक्सेबल। क्लियर? समझ में आया क्या बोले? अगर एचआरए मिल रहा है लेकिन हम घर भाड़ा पे नहीं लिए हुए तो पूरा एचआरए टैक्सेबल, और अगर कोई 3 कुछ भी नहीं होगा, पूरा का पूरा टैक्स लग जाएगा। क्लियर? तो अब कुछ सवाल हम आपको दे दें, उन सवालों को आप क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर बनाइएगा, जरूर से जरूर दोस्तों, ठीक है? चलिए देखिए दोस्तों, एक और सवाल आपको करा ही देते हैं ताकि में एचआरए खत्म ही हो जाए। क्यों इसको अगला वीडियो पे हम टाले एक सम के लिए? एक सवाल ये करा देते हैं, उसके बाद 2 सम्स आपको दे देंगे, आप घर पे बनाइए। बोल रहा है रवि भालोटिया इज एन एम्प्लॉई ऑफ अ प्राइवेट कंसर्न इन दिल्ली। यानी कि ये जो रवि है, ये प्राइवेट कंसर्न दिल्ली में वहां के एम्प्लॉई है। फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर, वो अपने सैलरी का, इनकम का कुछ इंफॉर्मेशन। बेसिक 3000 बेसिक पे उनका पर मंथ। डीए कितना है? परसेंटेज नहीं लिखा है, तो ये मान के चलेंगे पूरा का पूरा डीए। एचआरए इनको कितना मिलता है? 700 रुपया हर महीना, बस मात्र 700 रुपया मिलता है हर महीना। बोनस मिलता है 2000। तो एचआरए का कैलकुलेशन में बोनस का कोई यूज ही नहीं है, हमने कहा आपको बोनस बताया। कमीशन, कमीशन मिलता है 2% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर माने सेल। 3 लाख का सेल है, 3 लाख के सेल पे 2% कमीशन मिलता है। और याद है एचआरए में हम बोले अगर परसेंटेज कमीशन रहेगा तो लेना है, फिक्स्ड कमीशन रहेगा, परसेंटेज मेंशन नहीं रहेगा तो नहीं लेना है। लेकिन अगर परसेंटेज मेंशन रहेगा तो लेना है। तो इस 3 लाख का कितना परसेंट आपको ले लेना है? 2% ले लेना है, क्योंकि परसेंटेज कमीशन है। अब बोल रहा है ही स्टेज इन रेंटेड एकोमोडेशन इन दिल्ली। वो दिल्ली में ही एक घर लेकर के रहते हैं और 1500 रुपया घर भाड़ा देते हैं, 1500। जबकि उनको मिलता 700 है, लेकिन देते 1500। उससे कोई मतलब नहीं है, वो 1500 दे सकते हैं। हमको बताना है कितना टैक्सेबल होगा एचआरए, कितना टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं सवाल को। ये देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे टैक्सेबल एचआरए। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ना हम छोटा कर लेते हैं। ये देखिए टैक्सेबल एचआरए बराबर, सबसे पहले लिखेंगे रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। क्लियर? अब देखिए यहां पे थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, और यहां पे लिखेंगे एग्जम्पशन, एग्जम्पशन ऑफ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे जो दिया गया उसमें अगर जो तीनों में जो छोटा होगा वही एग्जम्पशन होगा। सेक्शन 10 लिख दीजिए तो पूरा एकदम मजा ही आ जाएगा। ठीक है, आइए 1 नंबर निकालिए। आपको याद है 1 नंबर क्या होता है? आपको नहीं याद होगा, हमको याद होगा। अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव, जो एचआरए हमने रिसीव किया है उसको लिखना पड़ता है। तो बताइए एचआरए कितना मिलता है? 700। ये देखिए 700, 700 और 12 महीना मिलेगा कि नहीं? 8400 रुपया पहला हो गया। दूसरा आपको पता है 2 नंबर, रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एचआरए सैलरी। एचआरए सैलरी लिखा कीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। एचआरए सैलरी, तो आइए ना निकाल लीजिए। देखिए रेंट पेड कितना बताइए? देखिए वो 1500 रुपया भाड़ा देता है। देखिए 1500 रुपया, वो घर भाड़ा कितना देता है? 1500 रुपया दिल्ली में। तो बताइए 1500 यहां पे लिखेंगे ना,
1500 भाड़ा देता है, तो 1500 इंटू 12, ये उसका रेंट पेड, इतना वो रेंट पेड करता है साल में। और माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी में क्या क्या आएगा सर, बेसिक, डीए एज पर टर्म्स और परसेंटेज कमीशन आएगा कि नहीं? आप बताइए, आप बताइए, देखिए देखिए, बेसिक कितना है, 3000 रुपया महीना है ना, और डीए देखिए, और परसेंटेज कमीशन भी है 2%। तो आइए वर्किंग नोट और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एचआरए सैलरी। एचआरए सैलरी का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, एचआरए सैलरी क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे चलिए साफ साफ लिख दे रहे हैं, हो सके आपको। एचआरए सैलरी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लीजिएगा बेसिक, बेसिक आप बताइए बेसिक, देखिए 3500 रुपया हर महीने, 100 रुपया हर महीना, देख लीजिएगा। और हाँ, परसेंटेज कमीशन है तो इसमें आएगा, अगर फिक्स कमीशन होता तो नहीं आता, परसेंटेज कमीशन है तो आएगा। 3 लाख पे 3 लाख रुपया टर्न ओवर है ना, 2% आ जाएगा, 2%। आप बताइए ये कितना होगा, तो 3500 इंटू 12, 3500 इंटू 12, 42,000। क्लियर? ये देखिए 15, और ये देखिए 3 लाख का 2%, 3 लाख का 2%, 6,000, ये सबको जोड़ दीजिए, हो गया है चारे सैलरी। चाहे तो फॉर्मेट में कर दीजिए, तो देखिए 18 और 6, 66,000 हो गया। तो बस अब निकाल लीजिए 66,000 का कितना परसेंट, 10%। तो ये बताइए, ये हो जाएगा 18,000 रुपया, और माइनस 66,000 का 10% हो जाएगा 6,600 रुपया। तो बताइए कितना आ गया, तो ये देखिए 18,000 माइनस 6,600, 11,400 रुपया यहाँ पे आ गया दूसरा, ठीक है। और ये हो गया 8,400। अब आइए 3, होगा तो 40, तो ये देखिए दिल्ली सर है, दिल्ली, तो कहीं ना कहीं 50% निकालना होगा, 50% ऑफ सैलरी। सैलरी में कौन सा सैलरी, एचआरए सैलरी, एचआरए, ये देखिए सर, एचआरए सैलरी कौन सा, 66,000, 66,000 इंटू 50%, तो निकाल लीजिएगा ना, तो 66 का 33 हो जाएगा, शायद 33,000 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए तीनों में छोटा कौन, ये 3 है ना जो ये बॉक्स में बन गया, तीनों में छोटा कौन सर, 11,400, 8,400 और 33,000, तीनों में जो छोटा है वो है 8,400, 8,400। तो रिसिव्ड कितना हुआ है ये लिखेंगे, रिसिव्ड, तो रिसिव्ड हुआ है कितना, 700 रुपया करके मिल रहा है, 700 करके मिल रहा है, तो 12 यही मिल रहा है एचआरए। और माइनस एग्जाम्प्टेड कितना, ये एग्जाम्प्टेड कितना हो जाएगा, तो ये एग्जाम्प्टेड 8,400। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा 8,400, 8,400, दे रहा है ना, उस भाड़ा पे करके तो वो रह रहा है, साथ रहेगा, तो ये नील हो गया आंसर, नील। ये जब फॉर्मेट वो बताया था ना, फॉर्मेट में जब एचआरए लिखाएगा तो यहाँ पे नील लिखाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आइए दो सम आपको होमवर्क देते हैं, फिर से एक बार याद दिला दे आपको। अगर मालिक एचआरए दे रहा है और हम भाड़ा का घर में नहीं रहते हैं, तो पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल होगा, उस केस में हमको करना होगा ये सब जो, मान लीजिए देते चाहे कम, तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। तो आइए ये देखिए,
ये सवाल आपका सामने है दोस्तों, सवाल, और देखिए आंसर भी दिया है, आंसर, तो आप प्लीज सॉल्व कीजिएगा। 10 मार्क्स का एकदम आना ही है, तो प्लीज आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर यहां दिया हुआ है, आंसर अगर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर आंसर मिल गया है, या फिर आप अपना सॉल्यूशन 9123903488 ये व्हाट्सएप नंबर पे हमको भेज सकते हैं, हम जरूर चेक करेंगे और विद इन 5 मिनट्स आपको रिप्लाई करेंगे। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नाम हो गया एसके पंडित, एसके पंडित आप सेव कर सकते हैं, या एसएससी बाई सोनू जो सेव कर लीजिए। आइए ये देखिए, ये देखिए एक और सवाल देते हैं आपको, एक और सवाल देते हैं, ये देखिए, मिस्टर रमेश इज एम्प्लॉयड एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव इन अ प्राइवेट कंपनी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एट प्राइवेट, बेसिक सैलरी कितना है 50,000 रुपया। सर ये 50,000 बोला है, पर मंथ है कि क्या है, कुछ तो बोला नहीं, 4,000 रुपया। और हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिलता है 20,000 पर मंथ ही मानना पड़ेगा, पर मंथ मानना पड़ेगा आपको, पर मंथ। 20,000 रुपया साल भर का घर भाड़ा नहीं होता है, ठीक है, पर मंथ मानना होगा। तो ये 50,000, ये 4,000, और देखिए 60% फॉर्म्स पार्ट है, और 20,000 एचआरए मिलता है। बोला कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एचआरए एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल, कितना टैक्स लगेगा बताइए एचआरए पे। 3 केस दिया है, 3 केस, यानी कि 3 in 1 सम है, 3 in 1। मिस्टर रमेश रिसाइड इन हिज ओन हाउस इन चेन्नई, मिस्टर रमेश अपने घर में रहते हैं चेन्नई में, और कोई भाड़ा नहीं पे करते हैं, कोई भाड़ा, अभी हमने आपको बताया, बताइएगा कितना टैक्सेबल होगा, ठीक है। मिस्टर रमेश लिव इन रेंटेड हाउस इन दिल्ली, मिस्टर रमेश मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं और भाड़ा पे रहते हैं, और 22,000 रुपया मंथली रेंट पे। इसी से क्लियर हो गया कि ये 22,000 रुपया मंथली रेंट पे करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा, मिस्टर रमेश लिव्स रेंटेड हाउस इन मदुरई, साउथ में मदुरई कोई शहर है, इसका आंसर देना, इसका आंसर देना है। इसका आंसर तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, तो प्लीज हमें व्हाट्सएप नंबर जो हमने बताया उसके ऊपर आप भेजिए, मैं आपको विद इन 5 मिनट्स रिप्लाई करूंगा चेक करने के बाद, ठीक है। तो सैलरी का एचआरए का जो पोर्शन है वो एकदम अच्छा तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद छोटे छोटे अलाउंसेस है कुछ, उसके बाद पर्क आ जाएंगे, लेकिन अभी भी कम से कम 2 तब अलाउंसेस खत्म होगा, ठीक है। सैलरी बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा आप पेशेंस रख के बस पढ़ते रहिए, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपका कंसेप्ट जो है पूरा एकदम क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जिससे हमें इंकरेजमेंट मिले, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अलाउंसेस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।